Friends, welcome back to my channel Genesis Portal. Guys, today I am here to discuss with you some important questions from the digestion and absorption. So the questions which are already asked in the previous examination and the questions which I think are important for you. So let us discuss those questions. So 30 questions are there. I will solve those questions with explanation. So let us start our video without delay. So you see, question number 1. Which one of the following is correct pairing of site of action and substrate of the rennin? That means यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जो चार ऑप्शन है इसमें से एंजाइम और वो कहाँ पे काम करता है या फिर किस पे काम करता है, कौन सा यहाँ पे सही है. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउथ स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी स्टोमक सिएनिन, ऑप्शन नंबर डी स्टोमक एंड फैट. तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? आंसर हो जाएगा स्टोमक रेनिन. स्टोमक एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है आपका रेनिन. जो मिल्क प्रोटीन जो होता है, जब मिल्क जब इंजेस्ट करता है बेबी तो उसमें वो रेनिन होता है. वो रेनिन जो होता है एंजाइम, ये बस इन्फेंट के पेटों में ही पाया जाता है. तो वो क्या करता है, मिल्क को डाइजेशन में मदद करता है. वो क्या करता है, सेसिन को ये जो केसिन है, केसिन को तोड़ के क्या बना जाता है, पैराकेसिन. ठीक है, वो स्टोमक में पाया जाता है. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है. ठीक है, और क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले साइट ऑफ एक्शन है कि नहीं, स्टार्च साइट ऑफ एक्शन माउथ में है, वो ठीक है. स्टोमक में भी फैट होता है, पर इसमें से जो ऑप्शन है सबसे अच्छा ऑप्शन जो मिल रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 2. प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर. प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स मीन्स फूड में आपका क्या क्या गिर जाएगा, प्रोटीन, carbohydrates, minerals, vitamins, many things are there, but the minerals and vitamins are, their main function is to protection. So answer will be the option number A. Means we always used to see we always used to say that we need to drink lots of water, because water prevents our body to get to prevents our body to get ill. Are you getting my point? So vitamins, minerals and waters are the protective components of the food which provides us nourishment and prevents our body to fall ill. Question number 3. Which of the following is correct location and function of the Meissner's plexus of intestine? You see there are, यहाँ पे Meissner's plexus के बारे में बात कर रहा है. बोल रहा है कि Meissner's plexus दो तरह का plexus होते हैं, ओसोफेगस में भी या फिर सबम्यूकोसा में भी. जैसे देखिए, एक होता है आपका Meissner's plexus कहाँ पर होता है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ. Meissner's plexus होता है जो सबम्यूकोसा होता है, सबम्यूकोसा के अंदर होता है. सब म्यूकोसा जो लेयर होता है मसल्स का, सेल्स का, वहाँ पे Meissner's plexus मिलता है. और वो क्या करता है, यहाँ पे बोल रहे सब म्यूकोसा एलिमेंट्री कैनल में मिलता है. अभी एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या लेयर होता है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. तो इंटेस्टाइन में ये जो Meissner's plexus इंटेस्टाइन में मिलता है वो सबम्यूकोसल रेल में मिलता है. और उसका काम क्या है, ऑप्शन नंबर डी म्यूकोसा म्यूकोसल सिक्रेशंस, ऑप्शन नंबर सी सबम्यूकोसा म्यूकोसल सिक्रेशन, ऑप्शन नंबर बी मस्कुलरिस इंटरना पेरिस्टालिसिस, और ऑप्शन नंबर ए मस्कुलरिस एक्सटर्ना पेरिस्टालिसिस. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सबम्यूकोसा म्यूकोसल सिक्रेशंस. उसका मेन काम क्या है कि आपका जो एलिमेंट्री कैनल है उसका मूवमेंट, और वो पाया कहाँ जाता है. क्वेश्चन तो ये है ना, लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है. Meissner's plexus सबम्यूकोसल में पाया जाता है, और म्यूकोसल जो रिफ्लेक्शंस है, सिक्रेशंस है, म्यूकोसल सिक्रेशन जो ग्लैंडुलर सिक्रेशंस है उसमें भी मदद करता है ये Meissner's plexus. Question number 4. What will happen if the secretion of the parietal cells of gastric glands is blocked with an inhibitor? What will happen if the secretion of the parietal cells of gastric glands is blocked with an inhibitor? So first of all, you need to know, to solve these questions, you need to know what is the secretion of the parietal cell. The secretion of the parietal cell is that they will secrete one special type of protein known as a gastro-inhibitory protein, which helps in the absorption of vitamin B12, and also they will help in the secretion of gastric secretion, that is HCl. The parietal cell will help in the secretion of the HCl. And another function of the parietal cell is that very important, is that they will help in the process of erythropoiesis also, that means the production of red blood cells. Are you getting my point? तो parietal cell का फंक्शन हमें क्या क्या पता चला कि वो HCl secretion करता है, एक gastric inhibitory protein वो secrete करता है, और they will also help in the secretion of HCl, which is very necessary for the activation of many enzymes. So if the parietal cell is blocked by any inhibitor, or if parietal cell is not our body is not able to produce parietal cell, then HCl will not be produced. Then if HCl is not produced, then the activation of the many enzymes will not take place. So from the four options, which one will be the correct? You see, enterokinase will not be released from the duodenal mucosa, and so trypsinogen is not converted to trypsin. Enterokinase, it is a wrong, because you see enterokinase is present in duodenum, and duodenum will be able to produce enterokinase if parietal cell is not there, because parietal cell is present in the stomach. Enterokinase is present
in duodenum, and they will help in the secretion of trypsin from the chymotrypsin. And gastric juice will be deficient in chymotrypsin. It's not like that. It is also wrong, because you see chymotrypsin is secreted by the pancreas. Are you getting my point? And chymotrypsin will be activated by the which enzyme? Chymotrypsin will be activated into trypsin. Are you getting my point? So option number D is the correct answer. That is in the absence of HCl. Because you see, if patellar cell are not present, patellar cell will produce HCl. Patellar cell will help will produce gastric inhibitory protein. Patellar cell will also help in the formation of erythropoiesis. So if patellar cell is not there, then option number D is the correct answer. HCl secretion will not be there. As a result, the pepsinogen will not be converted into pepsin. Are you getting my point? Because pepsinogen will get converted into pepsin only when the environment is in the acidic condition. Question number 5. Which of the following is true regarding the source and nature of the enamel? That means the enamel, the uppermost layer of our teeth, it is made up of what? Okay, their source. Enamel is secreted from where? Their origination. So you see, number A, odontoblast, mesodermal, odontoblast, ectodermal. Option number B is odontoblast, then ectodermal. Option number C, ameloblast and mesodermal. Option number D, ameloblast and ectodermal. Answer will be number D, ameloblast and ectodermal. Ameloblast are the some type of cell which are present on the upper layer of the teeth during its formation, which will help ultimately in the formation of the enamel. And ameloblast is an ectodermal product. Okay, getting my point? Okay. Now question number 6. Which one of the constituents of the pancreatic juice while poured into the duodenum? The pancreatic juice, you need to for solving these questions, we need to know that what is the pancreatic juice contain. Means what is pancreatic juice, and in the pancreatic juice what are the other constituents are there. In the pancreatic juice we will find amylase, then nuclease, then lipases, then carboxypeptidases. Are getting my point? These are the juices of pancreas. And among these 4 juices you see trypsin, then trypsinogen, enterokinase, chymotrypsin. You see enterokinase, I have told you little bit ago that it is secreted by the duodenum. Secretin also secreted by the duodenum. Cholecystokinin is also secreted by the duodenum. Trypsin, trypsinogen and chymotrypsin. Out of the constituents of pancreatic juice, which poured into the duodenum? So you see enterokinase. Okay, for example, enterokinase, which is present in the duodenum, they will act upon what? They will act upon chymotrypsin. They will act upon chymotrypsin, and they will convert the chymotrypsin into trypsin. Are getting my point? Enterokinase is present in the duodenum. So for that, as chymotrypsin is secreted by the pancreas, the chymotrypsin will get into the duodenum. After that, enterokinase will act upon the chymotrypsin, and it will make them in active stage. It will make them into trypsin, which is the active stage of the chymotrypsin. Are you getting my point? Okay. Question number 7. Choose the correct enzyme substrate pair. Are you getting my point? You need to find out choose the enzyme substrate. Substrate means the reactant or the product on which the enzyme will bind and the reaction will takes place. Are you getting my point? The substrate is a substance on which the enzyme will fit. Okay, choose the correct enzyme substrate pair. Option number A, lipase carbohydrate. Option number B, maltase lactose. Option number C, rennin casein. Option number D, amylase protein. So option number C is the correct answer, rennin casein. I have told you rennin is the enzyme produced in the stomach of infant, which is helped in the degradation of milk, and it will convert the casein into paracasein. And lipase will act upon, option number A is wrong, because lipase will act upon the fats, maltase will act upon the maltose, and option number D, amylase will act upon the carbohydrates. Are you getting my point? Okay. Question number 8. Sphincter of AD guards, sphincter of OD guards what? Number A, hepatopancreatic duct. Number B, common bile duct. Option number C, pancreatic duct. Option number D, cystic duct. For that purpose, we need to know what are these ducts. You see, suppose if this is a liver, then there are the 2 ducts. These are the 2 ducts. Okay, left and right hepatic duct. Left and right hepatic duct. They will combine. Suppose here is a gallbladder. Gallbladder itself has a duct, and suppose this is a duct of gallbladder. So this is known as the cystic duct. So this is the duct of the gallbladder. This is the duct of the liver, that is known as the hepatic duct. So hepatic duct and cystic duct, they are known as the common duct. Okay, common duct. Common bile duct. Why common bile duct? You see, because this is a cystic duct. This one is a cystic duct because this one is a duct of a gallbladder. Gallbladder contains one's bile. Now this duct will combine with the hepatic duct. As a result, they will form. This one is a common duct. This one is the common bile duct. Are you getting my point? Now here in this portion there is one pancreas will also be there. Suppose here
suppose here there is pancreas. So pancreas itself will suppose wait a second. Suppose this is a liver, these are their ducts, this is a hepatic duct HD. Okay, suppose this is a gallbladder, this is his duct, this is a cystic duct. Now these two duct, hepatic duct and cystic duct combined, so this is in the common bile duct, because gallbladder contains bile, the common bile duct. And suppose this is a pancreas itself has its own duct, and through the duct the pancreas secretion will come, and this duct will combine with the hepatic duct, and this duct is known as what? This one is pancreatic duct, and all these duct, this is hepatic duct, cystic duct, common bile duct and pancreatic duct together known as a common duct. Are getting my point? They will all open into the duodenum for the digestion process. So what is the question now? Sphincter of Oddi guards. Sphincter of Oddi guards, option number A, hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct, that means the duct when it will combine with the pancreatic duct, there is a one gate, it is known as a hepatopancreatic duct. Okay, so option number sphincter of Oddi, that gate is known as sphincter of Oddi and it is known as a hepatopancreatic, means sphincter of Oddi is present in the hepatopancreatic duct. Question number 9, the following are absent in case of the upper one third of the esophagus. In the, you see the alimentary canal consists means only one alimentary canal is there, but they are named differently in different position depending upon their different functions. But you see, suppose the esophagus contains what? The esophagus, there are different parts. In the upper part, the following are absent in case of upper one third of the esophagus. That means among the 4 options, 3 are not present in the upper part of the esophagus, except you need to find which one is present in the upper part of the esophagus. So it is the number D, skeletal muscle. Esophagus doesn't contain digestive gland, it doesn't contain visceral peritoneum, it doesn't contain mesenteric plexus. Are getting my point though? Because mesenteric plexus is present in the intestines. Okay, not in the esophagus portion of the alimentary gland, it is present in the intestinal portion of the esophagus canal. So in upper part of the esophagus you will find skeletal muscle obviously, but it is not voluntary. Are getting my point? It is involuntary actions. Okay, they will perform the involuntary actions. So upper part of the esophagus contains skeletal muscles. Question number 10, the enzyme enterokinase helps in the conversion of little bit ago I have told you trypsinogen into trypsin. Are you getting my point? Trypsinogen into trypsin. So paracasein into casein, who will convert the option number A, paracasein into casein? It is a rennin enzyme. And protein into polypeptides, there are many enzymes which will convert the proteins into polypeptides. For example, pepsin. Okay, for example, trypsin. For example, chymotrypsin, for example, D-carboxypeptidases, dipeptidases, there are many. And pepsinogen into pepsin, who will convert? It will be converted in the environment of the HCl. Are you getting my point? When the acidic condition is there, pepsinogen will be converted into pepsin. So enzyme enterokinase helps in the conversion of which enzyme? Trypsinogen into trypsin. Option number B is the correct answer. Question number 11, which of the following is mismatched regarding the cells of the gastric glands and their functions? You need to find which one is a mismatched. Option number A, mucous neck cells secrete mucus. It is correct. Chip cells is also known as the peptic cells. Are you getting my point? Chip cells is also known as a peptic cell, and which will secrete proenzyme. What is the name of the? So you see the name of the proenzyme is a pepsinogen. Are you getting my point? Pepsinogen. Chip cell is also known as a peptic cell. You see the option number D, peptic cell. Chip cell is also known as a peptic cell. It is also known as zymogen cells. Okay, and zymogen cell, and they are what they do. They help in the production of the pepsinogen, which will ultimately get pepsinogen is an inactive form of the pepsin. Ultimately, they will be get converted into pepsin in the acidic conditions. Okay, and peritoneal cell. Peritoneal cell. Little bit ago we have came to know that they will secrete intrinsic factor for the absorption of the vitamin B12. Yes, it is correct. They will also help in the formation of the erythropoiesis, and they will also help in the other processes of the body physiology. But you see, what is the question they are asking? Which of the following is mismatch? Which one is the wrong? Option number D is the wrong, because option number D, secretion of the HCl. Secretion of the HCl will be done by the peritoneal cell only. So because the peptic cell and the chip cell are known are similar cells. Okay, so chip cell, peptic cell or zymotic cell, they are all same. So option number D is a wrong answer. Okay, question number 12. Choose the correct answer among the following. Correct answer among the following. Gastric juice contains ones, pepsin, rennin, lipase. Option number B, trypsin, rennin, pepsin. Option number C, pepsin, rennin, amylase. Option number D, pepsin, lipase and trypsin. So which one is the correct answer? The correct answer is pepsin, rennin and
amylase. So option number C is the correct answer. Are you getting what? Gastric juice contains pepsin, rennin, amylase, which is means gastric juice means which is produced inside the stomachs. Okay, question number 13. Match column 1 and with column 2. So you need to match it out, and some options are given with the following answers. So you see, column 1 option pancreatic juice. Which one? The pancreatic juice will be, pancreatic juice are what? Trypsinogen procarboxypeptidases. Are getting my point? Bile juice is what? Option number 1, you see bilirubin and the biliverdin. And intestinal juice will be enterokinase, and succus entericus maltase. So option number 3 is the correct answer. You see, in 3, option number A will be 2. That is not 2. I am sorry. Here option number A is written 2, but it will not be 2. It will be 3. Okay. Wait. So you see, A will be 3. That means pancreatic juice will be will secrete trypsinogen and procarboxypeptidases, as we already discussed. Number B will be 4. That is the enterokinase. Intestinal juice will secrete enterokinase. And number C will be bile juice. And bile juice, what they will do? Bile juice will produce bilirubin and the biliverdin. And option number D, succus entericus, will secrete maltase. You see, C is number D, succus entericus. Option number D is 2, that is maltase. You see, about bilirubin and the biliverdin, I need to tell you something. You see, bilirubin and the biliverdin are the first of all the degradation of product of the heme group of the RBC. When the heme group of the RBC will be degraded hemoglobin, they will produce this pigment that is known as the biliverdin. And when the biliverdin, and there is one enzyme which is known as the biliverdin reductase, which will ultimately convert the biliverdin into bilirubin. And bilirubin is a green pigment, and it will get out from our body through urine and our fecal matter. Are you getting my point? And these are very important. These are the pigments of bile juice. Okay. So next question number 14. Which of the following is not true for large intestine in humans? For that purpose, you need to know the large intestine. What is the main function of the large intestine? The main function of the large intestine is to make the waste products dry, to absorb maximum amount of water. The water absorption will be will takes place in the large intestine only. Are you getting my point? So now you find out the correct answer. The among the following which is not true means the large intestine, among the following there are many functions are given. So which one is not true? Option number A, absorption of absorption of water, minerals and certain drugs. Option number B, secretion of mucus, which help in the adhering the waste particles together and lubricating it for an easy passage. Option number C, feces enter into the cecum of large intestine through the ileocacal club. And option number D, significant digestive activity occurs in large intestine. Option number D is the wrong answer. Because significant digestive activity occurs in large intestine. No, significant amount or the largest amount of the digestive activity occurs in small intestine, and the digestion of the process takes place in digestion of the food products takes place in the stomach, and the other parts in small amounts in some other parts also. But large intestine doesn't it doesn't help in the digestion process. So significant digestive activity doesn't occur in large intestine. Above the 3 means A, B, C all are correct for large intestine. So you see, absorption of water, minerals and certain drugs, it is correct. This is the function of large intestine. Yes, absorption of the water, minerals and certain drugs. And option number B, secretion of mucus. Yes, they will secrete some mucus, because as the waste material will get dry due to the absorption of the water, so it needs to get easy passage. Otherwise it will not come out from our body easily. So they will secrete some mucus, which will make the passage or which will make the pathway slippery for the excretory matter to come out. So feces enter in the cecum. Yes, cecum is the upper position of the rectum, where the feces will be entered through ileocacal valve. Okay, there is one valve which is known as the ileocacal valve, and feces will be entered there. For some time they will be stored there. Okay, now question number 15. Which of the following are absorbed by the mechanism of facilitated transport with the help of the carrier proteins? There are two means diffusion of the many things. बहुत सारा चीज जो diffusion होगा हमारे बॉडी में सिंपल diffusion होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होता है. एक चीज को मैं अपना सेल के अंदर से ले जाऊं, मतलब बाहर से सेल के अंदर ले जाऊं, और फिर सेल से बाहर से मतलब अंदर से बाहर लेके आऊं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है ये जो ट्रांसपोर्ट करूंगा उसमें एनर्जी लग सकता है. अगर एनर्जी लगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, अगर एनर्जी ना लगे तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे कहते हैं. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में देख लीजिए आप, जैसे ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन खुद ब खुद चला जाता है कि नहीं. और एक होता है डिवीजन में, और एक चीज होता है फैसिलिटेटेड डिवीजन. फैसिलिटेटेड डिवीजन में क्या होगा, बस हायर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे कम है तो ज्यादा से कम में चला जाएगा, ऐसा नहीं है. कभी कभार क्या होता है कि कोई चीज जो वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं है, जैसे लिपिड्स हो गया या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए,
तो वो जैसे ग्लूकोज हो गया, एमाइनो एसिड्स हो गया, वो लोग हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऐसे मेंटेन नहीं कर सकते। वो लोग क्या होता है कि कोई प्रोटीन चाहिए होता है, वो प्रोटीन वो लोग को पकड़ के बाहर से अंदर लेके जाते हैं, तो वो प्रोटीन को कहते हैं फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स। दे विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड एमाइनो एसिड। दिस काइंड ऑफ डिफिशन इज नोन एज द फैसिलिटेटेड डिफिशन or facilitated transport, and the proteins which will help in this process are known as the carrier proteins. तो among the 4 options किसको ये facilitated transport चाहिए होगा? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन्स कोटेड विद फैट ग्लोब्यूल्स आर नोन एज, यू सी द फैट ग्लोब्यूल्स व्हिच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो दे विल बी इट विल, ये सेल के अंदर आसानी से नहीं घुस नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक वाटर इंसोल्यूबल प्रोडक्ट है लिपिड, तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन कोट कर देता है। वो जो लिपिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स फैट्स मॉलिक्यूल्स, small molecules, these fat molecules will get coated with the proteins, and they are now known as the chylomicrons. They are now known as the chylomicrons, and chylomicrons, what does it contain? They contain phospholipids, they contain cholesterol, okay, they contain proteins, as I have told you. So these are the constituents of the chylomicrons, and the proteins coated with protein coated fat globules are called the chylomicrons, which are transported into, फिर वो बॉडी के अंदर जाएगा। कैसे अंदर जाएगा? मैक्सिमम ऑफ द एब्जॉर्प्शन भी हमारा कहाँ पे होता है? ये जो फूड प्रोडक्ट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन भी होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग है, ठीक है ना, वो जो लाइनिंग है, वो जो सेरोसा मास्कुलरिस, फिर आपका सबमिकोसा मिकोसा, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ फिंगर लाइक पोजीशंस होते हैं, brush borders, and these finger like position brush border known as the villi. Inside the villi, if you go for the anatomy, then you will find some lacteals means some which is formed by the lymphatic vessels, and through the lymphatic vessel these chylomicrons will be absorbed. Are you getting my point? So protein coated fat globules are called the chylomicrons, which are transported into what? Lacteals. Yes, option number B is the correct answer. Number 1 you see are called, number 1 number 1 will be chylomicrons, and number 2, Roman number 2 will be lacteals. So transported into the lacteals in villi. Are you getting my point? Okay, question number 17, the vomiting is a reflex action and is controlled by the vomit center. This is presented, you see vomit center is present where? Which part of our brain? Suppose you see number A, option number A, cerebrum. For that purpose you need to know the functions of the different parts of our brain. cerebrum का function क्या है? Thought, reasoning, ठीक है, स्मेल, ऑडिटरी, हम जो सुनते हैं, हम जो सूंघते हैं, हम जो दिखाई देता है, विजन, हियरिंग, इंटेलिजेंस, ये सब सेरिब्रम का फंक्शंस है। ऑप्शन नंबर 20, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड है कि नहीं? हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कब कौन सा सिक्रेशन निकालना है, क्या करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है आपको पता है? हमारा बॉडी में जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस का काम वो हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रेशंस को कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। मेडुला क्या करता है? हमारा बॉडी में जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हो गया, फिर हमारा बॉडी में ब्लड वेसल, हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन कंट्रोल करना, सर्कुलेशन कंट्रोल करना, फिर सेंसरी मोटर दोनों का कंट्रोल करना, है कि नहीं? ये मेरी मेडुला का फंक्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रम। सेरिबेलम का फंक्शन क्या हो गया? सेरिबेलम का फंक्शन होगा कि हमारा बॉडी में जितना भी सेंसरी पार्ट है, मोटर पार्ट है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स, जो भी इंफॉर्मेशन आता है सब फिर सेरिबेलम में जाता है, सेरिब्रम से होके आता है। तो जितना भी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो गया सब सेरिबेलम वहाँ पे काम करता है। तो now you came to know about the functions of the different parts of our brain. Now you should answer the question. Vomiting is a reflex action and is controlled by the vomit center. Which one is the correct answer? The correct answer will be medulla is the correct answer. Are you getting my point? तो medulla is the correct answer because vomiting is a reflex action and is controlled by the vomit center. I have told you हमारा बॉडी का जो बैलेंस होता है, पोस्चर होता है, वो सब तुम्हारा आपका कौन मेंटेन करता है? ये आपका सेरिबेलम मेंटेन करता है। पर मेडुला का कंट्रोल करता है आपका हार्ट बीट, मस्कुलरी, जो वोमिट का जो फीलिंग आता है, फिर हमें जो एक अजीब सा फीलिंग होता है, अनकंफर्टेबलनेस, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय द लेस न्यूट्रिटिव फूड low in both protein and calories, the infants below the age of 1 year are likely to suffer from. For that purpose you need to name 4 diseases are given in the option 4 diseases are giving, और इस डिजीज कौन सा किस चीज़ के लिए होता है आपको ये जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। वो होता है आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस अगर हमारा बॉडी में एब्जॉर्प्शन ना हो, हमारा बोन में अगर एब्जॉर्प्शन ना कर पाए, या फिर कैल्शियम और फॉस्फोरस का कमी हो, विटामिन डी उसे एब्जॉर्ब ना कर पाए, या फिर विटामिन डी की कमी हो, तो फिर ये बीमारी होगा रिकेट्स। ऑप्शन नंबर ए वो हो गया पेलेग्रा। पेलेग्रा में क्या होता है? विटामिन 3 का अगर डेफिशिएंसी हो, जिसका और एक नाम होता है आपका नियासिन, अगर उसका कमी से आपका पेलेग्रा होता है, जिसमें मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, स्किन डिजीज, स्किन थोड़ा काले पड़ जाते हैं, सनलाइट में ज़्यादा निकल नहीं सकते, तो ये सब बीमारी होता है पेलेग्रा। और डायरिया भी होता है सिम्टम्स पेलेग्रा का। नंबर बी, मराजमस। मराजमस क्या होता है कि आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी, मेल न्यूट्रिशन, अगर वो बच्चे में अगर मेल न्यूट्रिशन है, बस प्रोटीन का, सिर्फ प्रोटीन के लिए नहीं, कोई भी जो डाइटरी प्रोडक्ट्स है अगर वो इम्पोर्टेंट, मतलब अगर वो मौजूद नहीं है बॉडी में, तो वो मराजमस डिजीज़ होगा।
बॉडी पूरा सूख जाएगा, काफ़ी थिन बन जाएगा, स्केलेटल की तरह वो हो जाएगा, है कि नहीं, पूरा स्केलेटल मतलब टिश्यू नहीं रहेंगे, मसल्स नहीं रहते। तो ये हो गया माल न्यूट्रिशन का ऑप्शन नंबर डी। क्वाशिरकर प्रोटीन डिफिशिएंसी के लिए होता है, प्रोटीन डिफिशिएंसी के लिए होता है, और उसमें आपका कैलोरीज के डिफिशिएंसी के लिए भी क्वाशिर होता है, क्वाशिरकर, उसका भी सिम्टम्स मारास्मस के तरह ही होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं किया जाए, लेस न्यूट्रिटिव फूड दिया जाए, लो प्रोटीन हो उसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोटीन का तो बात कर नहीं रहा है, तो मारास्मस हो जाएगा ऑप्शन। मैंने बोला क्वाशिरकर प्रोटीन का होगा, है कि नहीं, कैलोरी मेनली प्रोटीन के लिए जब डिफिशिएंसी होता है उसके लिए होता है। यहाँ पे बस बोल रहा है कि न्यूट्रिटिव फूड नहीं है तो मेल न्यूट्रिशन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मारास्मस। नाउ कपर सेल्स आर what? Number A, mast cells. Number B, phagocytic cell. Number C, hormone secreting cells. Number D, digestive enzyme secreting cells. So what will the answer? Answer will be phagocytic cell, because copper cells are present in the liver cells and they are known as the phagocytic cells. Very important. Phagocytic means कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से खा लेना, पूरी तरह से निगल लेना। तो कपर सेल इस तरह से काम करता है, पूरी तरह से निगल लेता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कपर सेल काम मौजूद होता है लिवर सेल में। मास्ट सेल का काम क्या है? मास्ट सेल will secrete histamine and the serotonin, which are mainly responsible for the serotonin is for the secretion of the gastrointestinal tract, and is also for the secretion of the it will act as an antagonist of the histamine एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, सेरोटोनिन उसको तोड़ता है। ओके नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रीशन सेल तो बहुत है, आपको पता ही है हार्मोन सिक्रीशन से कौन हार्मोन निकलता है। जैसे पेनक्रियास का हो गया, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में आपका अल्फा सेल है, बीटा सेल है, वो लोग हार्मोन निकलते हैं, तो हार्मोन सिक्रीशन सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल हम बोल सकते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटिंग सेल, मतलब कौन सा सेल डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, आपको पता ही है, बहुत सारा होगा सेल्स, जैसे पेप्टिक सेल, है कि नहीं, पेप्टिक सेल, फिर आपका पेरिटल सेल एच सेल निकलता है। वैसे बहुत सारे सेल हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट सेल का, पेप्टिक सेल सोच के रखिए। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन ए पॉलीन्यूक्लिएटेड चेन, ये सवाल को पहले समझिए। द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन ए पॉलीन्यूक्लिएटेड चेन आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द सिक्रेशंस ऑफ, मतलब जो डीएनए को तोड़ता है, द एंजाइम which will help in the degradation of the DNA, which will help in the digestion of the DNA। तो डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लिएजेस कौन सिक्रेट करता है? न्यूक्लिएजेस सिक्रेट करता है एक्सोक्राइन ऑफ पेनक्रीज। ये ऑप्शन नंबर ए एक्सोक्राइन पेनक्रीज है। ये आइलेट्स लैंगरहेंस जो है वो ऑप्शन नंबर बी का है, इस तरफ आ गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया। आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस वो ऑप्शन नंबर बी का है, तो आंसर हो जाएगा एक्सोक्राइन पेनक्रीज, क्योंकि पेनक्रियास दो तरह का काम करता है, एक होता है आपका एक्सोक्राइन की तरह, एक एंडोक्राइन की तरह। पेनक्रियास एंडोक्राइन की तरह जो काम करता है तो क्या निकलता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल इंसुलिन ग्लूकागन निकलता है, बीटा सेल इंसुलिन निकलता है, मतलब एंडोक्राइन पार्ट, पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन निकलता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ठीक है ना। पर पेनक्रियास का और एक पार्ट है जिसका नाम है एक्सोक्राइन, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम से कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गया, फिर आपका ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, फिर आपका न्यूक्लिएजेस, देयर इज वन एंजाइम लिपेज हो गया, न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में मदद करता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन ए पॉलीन्यूक्लिएटेड चेन आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द सिक्रेशंस ऑफ न्यूक्लिएजेस प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोक्राइन पेनक्रियास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइलेट ऑफ लैंगरेंस क्या है मैंने बोल दिया। और ज़ाइमोजेनिक सेल मैंने अभी आपको बोला, ज़ाइमोजेनिक सेल क्या है? ज़ाइमोजेनिक सेल आपका वही पेप्टिक सेल का और एक नाम, या फिर चिप सेल, पेप्टिक सेल, ज़ाइमोजेन सेल एक ही होता है। वो लोग क्या निकालते हैं वो लोग बताइए? वो लोग निकालते पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता, ठीक है ना, पेप्सिनोजन। ओके, क्रिप्स ऑफ लिवर कैन, जहाँ पे ब्लड वेजल्स होता है और जो आपका फैट जो ग्लोब्यूल्स होता है उसको ले लेता है अंदर, है कि नहीं, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। क्रिप्स ऑफ लिवर कैन जहाँ पे लिम्फेटिक वेजल्स होता है, जिससे इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका फिंगर पोजिशन के अंदर मैंने बोला था ना, क्रिप्स ऑफ लिवर कैन होता है वहाँ पे जो आपका लिम्फेटिक वेजल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, if for some reason the submucosal glands of the duodenum become non-functional, which of the following will not be affected? तो देखिए, अगर किसी वजह से अगर डिओडेनम का अगर सब म्यूकोसल जो ग्लैंड है या फिर सब म्यूकोसल जो एरिया है, मसल है या फिर सिक्रेटिंग जो ग्लैंड है, अगर वो नॉन फंक्शनल हो गया तो क्या परेशानी हो सकती है, क्या गड़बड़ होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द HCl, नंबर बी स्मूथ पैसेज ऑफ साइकिल, नंबर सी एक्टिवेशन ऑफ द लिपेजेस बाय द बाइल सॉल्ट्स, नंबर डी लुब्रिकेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका स्मूथ, ये हो जाएगा आपका एक्टिवेशन ऑफ द लिपेजेस बाय द बाइल सॉल्ट। बिकॉज देखिए डिओडेनम में जो आपका सबम्यूकोसल जो ग्लैंड्स हैं वो लोग क्या निकलते हैं? बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स निकलता है, लिपेसेस बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स निकलता है, वाटर निकलता है, ठीक है ना, ताकि वो एनवायरनमेंट डिओडेनम का एनवायरनमेंट का थोड़ा एल्कलाइन बना दे, क्योंकि स्टोमक से आधा डाइजेशन फूड होकर आ रहा है, स्टोमक में एनवायरनमेंट एसिडिक था, फूड पूरा एसिडिटी से भरा हुआ है। अभी ये फूड जब डिओडेनम में जब आएगा तो वो डिओडेनम को जला सकता है, उसको थोड़ा, और डिओडेनम में जो एंजाइम है जैसे एंटेरोकाइनेज, सिक्रेटिन, ये सब एंजाइम जो है वो सब एंजाइम प्लस बाइकार्बोनेट सॉल्ट जो है वो सब एंजाइम सिक्रेटिन
कोलेसिस्टरकाइनिन, एंटेरोकाइनेज, ये सब जो एंजाइम जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएगा, वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करता है। तो एल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाने के लिए जो ड्यूडेनम का जो सबम्यूकोसल लेयर है वो आपका क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट सॉल्ट रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा एल्कलाइन बनाने के लिए। और जब एल्कलाइन बनाएगा तो वो जो आधा डाइजेशन फूड जो आपको आधा डाइजेस्टेड फूड जो स्टोमक से आ रहा है वो डाइजेशन अच्छे से होने के लिए जरूरी है। और लिपेज जो एंजाइम है वो आपका एल्कलाइन कंडीशन में काम करता है। तो एक्टिवेशन ऑफ द लिपेजेस बाय द बाइल सॉल्ट्स, आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एक्टिवेशन ऑफ लिपेजेस बाय द बाइल सॉल्ट, वो बाइकार्बोनेट सॉल्ट जो है वो सब आपका मदद करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर सबम्यूकोसल ड्यूडेनम में अगर सबम्यूकोसल ग्लैंड नहीं होगा तो एक्टिवेशन ऑफ द लिपेजेस बाइल सॉल्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट है वो ड्यूडेनम निकाल ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द गिवन लिस्ट फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में क्या क्या रहता है? फ्रॉम द गिवन लिस्ट फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में क्या क्या रहता है? फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी लिपेसेस, ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर ई डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। यस, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन रहता है ना, जैसे मैंने बोला था डिग्रेडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन में क्या बन जाता है, बिलिवर्डिन देन बिलिरुबिन। ये सब हीमोग्लोबिन जब डिग्रेड हो जाता है, हीमोग्लोबिन का रेड पिगमेंट था पर वो जब डिग्रेड हो जाता है तो येलो पिगमेंट बन जाता है जिसको फिर बिलिवर्डिन बन जाता है ग्रीन पिगमेंट बिलिरुबिन। तो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, यस बाइल जूस में डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन है जिसका नाम है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। फॉस्फोलिपिड भी है, ऑप्शन नंबर ए भी होता है, ऑप्शन नंबर बी भी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, नंबर डी कोलेस्ट्रॉल भी होता है, नंबर सी लिपेजेस नहीं होता है। तो इसका फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बाइल जूस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। लिपेजेस पेनकेटिक जूस निकलता है जो लिपिड पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन द एरिथ्रोपोइसिस? पेरिटल सेल। मैंने आपको बोला है जो पेरिटल सेल का काम क्या है, पेरिटल सेल का काम आपका गैस्ट्रो इनहिबिटेड प्रोटीन निकालना, पेरिटल सेल का वाला काम हो गया एरिथ्रोपोइसिस में मदद करना, पेरिटल सेल का वाला काम हो गया कि HCl निकालना, है कि नहीं। चिप सेल आपका पेप्सिनोजन बनाएगा, म्यूकस सेल आपका म्यूकस बनाएगा, जैसे म्यूकस नेक सेल्स हो गया, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल क्या बनाता है, गॉबलेट सेल आपका जो इंटेस्टाइन के लाइनिंग में वो अलग तरह का सिक्रेशन देता है जो आपका डाइजेशन में मदद करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन? ह्यूमन डेंटिशन किस प्रकार का है? देखिए हमारा दो जबड़ा है, वी हैव टू जोस, अपर जो एंड द लोअर जो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डाइफॉइडेंट। अगर एक जो होता तो उसे कहते हैं हम मोनोहाइपोडेंट, आर गेटिंग माय पॉइंट। बट हमारा है डाइफॉइडेंट, दैट मीन्स दो जबड़ा है, ठीक है। और हेटेरोडेंट इसलिए होगा हमारा क्योंकि हमारा जो दांत है वो अलग अलग तरह का है, तो हो गया हेटेरोडेंट। और हो गया हमारा थेकोडेंट होगा। थेकोडेंट मतलब क्या है कि हमारा सॉकेट होता है, हमारा एक दांत को अगर निकाल ले तो वहाँ पे एक जगह बन जाता है, उस जगह के अंदर हमारा दांत एक सॉकेट होता है, एक बॉल के तरह होता है, उसके अंदर एक जगह होता है, एक गड्ढा होता है, उसके अंदर हमारे दांत को फिक्स किया जाता है। तो हमारा ये जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं थेकोडेंट। तो हमारा दांत का जो डेंटिशन है किस प्रकार का है? थेकोडेंट, डाइफोडेंट एंड हेटेरोडेंट। ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Thecodent, diphodent and heterodent. Are you getting my point? Why and we have two sets of teeth. One is milk teeth and one is जब मिल्क टीथ गिर जाता है फिर और एक टीथ उगता है कि नहीं, एडल्ट टीथ। तो दैट इज वाई इट इज डाइफोडेंट, थेकोडेंट क्योंकि जबड़े में जो सॉकेट है उसके अंदर जॉइन, हेटेरोडेंट क्योंकि अलग अलग तरह का दांत है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 25। अच्छा, प्लूरोडेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। प्लूरोडेंट क्या होता है? हड्डी होता है, एक ही जबड़ा में हड्डी होता है और हड्डी के अंदर साइड के अंदर वो सॉकेट बना जाता है, उसके अंदर घुसाया जाता है, ये है प्लूरोडेंट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच सेल ऑफ द क्रिप्स ऑफ लिवर कैन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम? क्रिप्स ऑफ लिवर कैन जो इंटेस्टाइनल का जो ब्रश बॉर्डर है उसके अंदर आपका जो आपका फिंगर लाइक पोजीशन मिलता है उसे कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कैन, जहाँ पे आपका लिम्फेटिक वेसल्स मिलता है, जहाँ पे आपका फैट्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो व्हिच सेल ऑफ द क्रिप्स ऑफ लिवर कैन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम? एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम कौन बनाता है? एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम कौन सा सेल बनाता है यहाँ से? बोले ये इसका आंसर हो जाएगा पेनेट सेल्स। ऑप्शन नंबर बी पेनेट सेल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जाइमोजन सेल और एक नाम है चिप सेल, पेप्टिक सेल जो पेप्सिनोजन बनाएगा। कपर सेल लिवर सेल में मिलता है जो मैक्रोफेजेस की तरह काम करता है। एंड आर्जेंटिफिन सेल, आर्जेंटिफिन सेल्स वो होता है कि एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, जो आपका इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइन के अंदर में कुछ सेल होता है जिसका नाम है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, वो आपका इंटेस्टाइन को मूवमेंट में थोड़ा मदद करता है। तो उसको आर्जेंटिफिन सेल्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो अलग तरह का स्टेन को लेकर वो स्टेन का कलर का प्रॉपर्टी वो दिखा सकता है, इसलिए उसे आर्जेंटिफिन सेल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिप्स ऑफ लिवर कैन एक
एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम निकलता है जिसका नाम है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम निकलता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, तो वो कौन सा सेल निकलता है? तो आंसर हो जाएगा पेनेट सेल्स। देखिए लाइसोजाइम में एंटीबैक्टीरियल इसलिए है क्योंकि लाइसोजाइम क्या करता है कि बैक्टीरियल सेल बहुत टफ होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन में आपका म्यूरोमिक एसिड्स ऑन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये सब चीज को तोड़ने में मदद करता है लाइसोजाइम। इसे लाइसोजाइम क्या है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनकेटिक जूस? पैनकेटिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम रह जाता है? बताइए ऑप्शन देख के, आराम से बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लिपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। लिपेज भी होता है पैनकेटिक जूस में, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सब सिक्रेशन पैनकेटिक जूस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन बीइंग इज कैरिड आउट बाय द? कौन सा एंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ मिल्क को मतलब करता है? रेनिन हो गया। रेनिन क्या करता है? केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिपिड तो भाई आपका लिपिड के डिग्रेडेशन में काम करता है। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन, पेप्सिन भी प्रोटीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, फ्रक्टोज इज एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड थ्रू द म्यूकस ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पेसिलेटेड डिविजन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट इन द डियोडेनम? इट इज द हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट में आपका जो वो होता है, which of the following guards the opening of the hepatopancreatic duct into the duodenum? हाँ, तो हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो पहला पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन जो डियोडेनम में जब आएगा तो वहाँ पे एक गेट होता है और उसका गेट का नाम क्या है? उसका गेट का नाम है स्प्रिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है ना? जो हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट मींस लिवर का जो डक्ट और इसमें पेनक्रियास का जो डक्ट जब मिल जाता है, बन जाता है हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, वो डक्ट जब डियोडेनम में खुलेगा, अपना सिक्रेशन जब डालेगा, लिवर जब अपना सिक्रेशन डालेगा, बाइल जब अपना सिक्रेशन, गोल ब्लैडर जब अपना सिक्रेशन डालेगा, बाइल, और पैनक्रियाटिक जूस अपना सिक्रेशन डालेगा, ये सब एक ही डक्ट से आएगा ना, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये सब वहाँ पे जो डालेगा, वहाँ पे गेट होता है डियोडेनम के पास, उस गेट का नाम क्या होता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। गेटिंग माय पॉइंट? और पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ रहता है? स्टोमक। ठीक है, स्टोमक और ओजोफेगस, स्टोमक और डियोडेनम के अंदर में। आर गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टोमक जो होता है, वहाँ पे गेट होता है, उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और सेमिलुनर बाल्व ये कहाँ रहता है? ये तो आपका सेमिलुनर बाल्व आपका हार्ट में रहता है कि नहीं? इलोकैल्कल बाल्व वो कहाँ पे रहता है? वो आपका रहता है इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। इलोकैल्कल बाल्व सिकम के वहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एंड विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस व्हाइल poured into the duodenum in humans? मतलब एक जूस जो आपका डियोडेनम में जाके डायरेक्ट गिरता है, वो कौन सा जूस है? वो हो जाएगा आपका ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन पैनक्रियाटिक जूस से निकल के वो डियोडेनम में आके गिरता है, क्योंकि डियोडेनम में आके ही वो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में, क्योंकि कौन करता है कन्वर्शन? एंटीरोकाइनेज जो डियोडेनम में मौजूद है, इसलिए ट्रिप्सिन आपका पैनक्रियाटिक जूस से आता है, डियोडेनम में आके गिरता है। ओके, तो गाइस आज हमने 30 सवाल डिस्कस किए और थोड़ा वीडियो लंबा हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको एक एक बारीकी से आपको समझ में आए, इसलिए मैंने कोशिश किया है, इसलिए थोड़ा लंबा हुआ वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको और मिलते रहें आगे। तो वीडियो कमेंट में बताइएगा, अगर कुछ गलती मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, अगर कुछ बुरा लगा तो क्यों बुरा लगा, ये भी बता सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।